नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल सुप्रीम अनुष्का पे। मित्रों, आज हम लोग जो टॉपिक उठाने चल रहे हैं, जो पढ़ने चल रहे हैं, वो है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर की हमें आवश्यकता पड़ी क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों हुई, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ शब्द पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा, इस वीडियो को देखिएगा। अभी इस पूरा वीडियो देखने के बाद आप पूरा अक्षांश देशांतर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होते हैं, सब चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न उठता होगा, ग्लोब है ना। ग्लोब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोब आप जानते हैं, ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ये ग्लोब क्या है, ठीक है, तो आप इसकी क्या परिभाषा बताएंगे। देखिए, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको बेसिक चीज़ें बताना। अक्षांश देशांतर बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, अगर आप बेसिक चीज़ों को जानेंगे तो बड़ी चीज़ें आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है अक्षांश को लेकर, देशांतर को लेकर, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, अभी जब आप अक्षांश देशांतर समझ जाएंगे तो कर्क रेखा का महत्व समझेंगे, मकर रेखा 23.5 पे ही क्यों खींची गई, ठीक है ना, इन सब रेखाओं के बारे में आप समझ जाएंगे, और कैसे टाइम निकाला जाता है, ये सब आप जानेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग अक्षांश देशांतर की बात करते हैं। अब ये देखिए ग्लोब है, तो अगर आपको कहा जाए ग्लोब को परिभाषित कीजिए तो ग्लोब क्या है, तो आप क्या बताएंगे। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, नमूना है ना। हमारी पृथ्वी कैसी है, जैसे हमारा ग्लोब है, उसका एक मॉडल है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मॉडल में जैसे किसी स्थान को दिखाने के लिए, मान लीजिए पृथ्वी पे कोई स्थान जैसे अमेरिका में है, अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये शहर वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अब वाशिंगटन डीसी को बताना है किसी को आपको, ठीक है, तो आप उसको कैसे बताएंगे। आप इंडिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, आप इलाहाबाद में हैं, प्रयागराज में हैं, तो अगर आपको बताना हो कि किसी को बताना है वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है, उस आदमी को ग्लोब की जानकारी नहीं है, पृथ्वी या अमेरिका की जानकारी नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे, किस दिशा में बताएंगे, प्रयागराज से किस दिशा में है, कैसे है। समस्या का विषय हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ठीक है, क्योंकि किसी दूरी का या स्थान का निर्धारण दो आधार पर किया जाता है। एक होता है भौगोलिक दूरी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, और दूसरा होता है खगोलीय दूरी या खगोलीय स्थिति या एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। तो दो स्थितियां हो गई, भौगोलिक स्थिति और एक खगोलीय स्थिति। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति या दूरी में हम क्या करते हैं कि आप ये बता सकते हैं, जैसे कोई पूछे प्रतापगढ़ किधर है, तो आप कहेंगे प्रयागराज से 56 किलोमीटर की दूरी में, किस दिशा में है, प्रयागराज से ये उत्तर दिशा में है, 56 किलोमीटर बता देंगे, 56 किलोमीटर चले जाइए उत्तर दिशा में, तो आप प्रतापगढ़ पहुंच जाएंगे। लेकिन आपसे अब पूछा जाए कि वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है, प्रयागराज से, तो ये समस्या का विषय हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो वाशिंगटन डीसी अगर आपको बताना है समस्या का विषय, तो इस दूरी को कैसे दिखाया जाए। इस दूरी के दिखाने के लिए हम लोग अक्षांश देशांतर की मदद लेते हैं, और इस तरह का अगर कोई दूरी अक्षांश देशांतर के माध्यम से कोई स्थान दिखाया जाता है, उसे कहा जाता है खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। तो दूसरा शब्द हुआ खगोलीय दूरी, ठीक है, या स्थिति। अब इसी खगोलीय दूरी को समझने के लिए, बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, तो अब समस्या ये थी, किसी स्थान को पृथ्वी में दिखाने के लिए हम उस स्थान को किसी को कैसे बताएं, हैं, तो कैसे बताया जा सकता है, बताइए। जैसे आपका निवास स्थान जहाँ पर भी हो, आपके पास तक पहुँचने के लिए, समझ लीजिए कोई, मान लीजिए आपका नाम प्रदीप है, ठीक है, और वाशिंगटन कोई लड़का प्रदीप प्रदीप चिल्लाना शुरू कर देगा, तो अगला अगर कोई भारतीय या कोई है तो पूछेगा यार प्रदीप कौन से प्रदीप, तो आप कहोगे भारत के, तो पूछेगा भारत में कहाँ, तो कहोगे भैया उत्तर प्रदेश के, फिर पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो आप जिले का नाम लोगे, फिर जिले में भी मामला फंस जाता है, तो उसके
तहसील का नाम लेंगे, पोस्ट का नाम लेंगे, फिर गांव का नाम लेंगे। कभी कभी गांव में भी 2 प्रदीप आ जाते हैं तो उनके पिताजी का नाम लिया जाता है ना। तब हम एक व्यक्त प्रदीप के ऊपर पहुंच पाते हैं। इतना काम, देश, प्रदेश, फिर जिला, तहसील, पोस्ट और गांव, फिर व्यक्त के लिए पिता का नाम। ठीक है, उसी तरह से पृथ्वी पे किसी स्थान को देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, ग्लोब है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे किसी को दिखाना है, कैसे दिखाओगे आप? समस्या का विषय होगा कि नहीं हो गया? तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। और दूसरा टॉपिक हमारा आ गया, अब यहां से शुरुआत हम करते हैं कि अक्षांश। ठीक है ना, तो अक्षांश क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए, पहले ग्लोब को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में ये 2 सुई होती है जिसको एक्सिस कहा जाता है। पृथ्वी का एक्सिस एक काल्पनिक सुई होती है, एक्सिस या धुरी। अभी हम लोग पृथ्वी का मोशन पढ़ेंगे तो उसको समझ जाएंगे। तो ये धुरी क्या होती है? धुरी या एक्सिस। धुरी हमेशा आप पढ़ते होंगे, साइकिल का धुरा, मोटरसाइकिल का धुरा, पंखे का धुरा, ऐसी ये पृथ्वी का धुरा है। ठीक है ना, तो धुरी या एक्सिस वो रेखा होती है, वो लाइन होती है जो किसी चीज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है ना, तो देखिए ये एक्सिस है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। वो कहा जाता है कि पृथ्वी अपने इसी एक्सिस के सहारे यूं घूम रही है ना। तो ये इसका ये धुरा हो गया। तो एक काल्पनिक रेखा होती है, कोई रेखा क्योंकि है नहीं तो हम इसको काल्पनिक मान लेते हैं। और ये जहाँ से रेखा जो उत्तर दिशा में है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। ठीक है, जो यहाँ से रेखा निकल रही होती है इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि हमको अब किसी लोकेशन को दिखाना है तो पृथ्वी को बांटना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमारा टॉपिक आ रहा है अक्षांश। ठीक, स्थान को दिखाने के लिए हमें पृथ्वी को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। 2 प्रकार से टुकड़े बन सकते हैं। एक तो होगा इसका वर्टिकल कर दिया जाए और दूसरा हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए। क्यों भाई, है ना। देखिए, तो अब मान लीजिए हमने यहाँ से जो पृथ्वी इस ग्लोब को ऐसी कोई रेखा लीजिए जो बीचों बीच से एकदम बांट रही हो। ये देखिए पूरा हिस्सा है ना, तो कोई ऐसी रेखा इस पर खींचिए जो ऊपर वाला हिस्सा आधा जाए, एक नीचे वाला हिस्सा जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच से हमने एक समझ लीजिए तरबूजा उठाया, खड़ाक से मारा, आधा इधर आधा इधर चला गया, कट गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए हम एक बीचों बीच से एक रेखा खींच देते हैं। ये आपका हो गया, इसको हमने नाम दे दिया 0 डिग्री। ठीक है, शून्य, इसको हमने मान लिया 0। ठीक, अब इसीलिए इस जो 0 डिग्री होता है इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य या इक्वेटर आप कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है ना, या विषुवत वृत्त कहते हैं। वृत्त इसलिए होता है क्योंकि ये पूरा गोला गोला होगा ना, इसलिए वृत्त कहलाएगा। रेखा की बात करेंगे जब एक डायरेक्शन में ले लेंगे तो हम लोग रेखा कह देते हैं, लेकिन बेसिकली सही से इसको पढ़ा जाएगा विषुवत वृत्त। ठीक है ना, या भूमध्य। तो ये जो 0 डिग्री हमने खींचा इसको हमने क्या कह दिया? विषुवत रेखा। बात समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, कि वो रेखा, विषुवत रेखा वो रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांट रही है। ये जो वाला हिस्सा गया, ये वाला हिस्सा, इसको हम कह देंगे अब उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर। अब विषुवत रेखा से नीचे वाला जो हिस्सा है इसको आप क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना। अब क्योंकि आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सा देश उत्तरी गोलार्ध में, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से जितना भी ऊपर हिस्सा जाएगा सब उत्तरी में चला गया, इसके नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे। बात समझ में आ गई होगी आप सबको। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब है, तो आप क्या बताओगे कि विषुवत रेखा से जो उत्तर में हिस्से हैं उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो उसके नीचे हिस्से हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको दक्षिणी गोलार्ध मान लेते हैं। ठीक है, सामान्य सी बात हो गई।
उत्तरी ध्रुव क्या है? तो उत्तरी ध्रुव वो स्थान है जहां से ये एक्सिस की सुई घुसती है, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? जहां पे निकल आती है। एक काल्पनिक सुई है, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव वही होता है जहां ये सुई माना जाता है जिसके सहारे पृथ्वी घूम रही है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है। इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, क्योंकि आप भूगोल में पढ़ते समय देखेंगे इन सब शब्दों का बड़ा इस्तेमाल होगा। अभी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में ये हो रहा है। ठीक है, तो पूरा हिस्सा इतना हो गया उत्तरी गोलार्ध, इतना पूरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब चूंकि हमको पृथ्वी को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है, तो इसको हम क्या करेंगे? इस रेखा को एक ओरिजिन मानते हुए, है ना, प्रारंभिक रेखा मानेंगे, और इस रेखा के सहारे एक एक अंश का, ठीक है ना, कितना? एक एक अंश का जो है आप कोण खींचना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली एक एक अंश का कोण पे खींचते हैं। तो ये देखो 1 2 ऐसे खींचते चले जाएंगे आप, तो देखिए 90 डिग्री हो जाएगा। ऊपर पहुँचते पहुँचते कितने डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री आप नीचे आ सकते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए अब इसी रेखा को आप इसे मिला देंगे। देखिए इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक पूरा पृथ्वी है, मिलाते चले जाइएगा। बात समझ आ रही सबको? थोड़ा सा ये जो हमने कोण रेखाएं बना दी, इसलिए आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, लेकिन यहाँ देखिए नीचे ऐसे ही हम लोग नीचे खींच देंगे। एक एक अंश पे हम मान रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए पश्चिम से पूर्व सारी रेखाएं खींची जा रही हैं, पश्चिम से पूर्व खींची जा सकी, या इस विषुवत रेखा को सेंटर मानते हुए एक एक अंश का हमने कोण बनाया, और ये रेखाएं ऐसे हम लोग खींचते चले गए। कहाँ तक? ये ध्रुव तक खींचते चले जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आप ध्रुव तक इसको खींचते चले जाएंगे। ठीक भाई, तो अब ये जो रेखाएं जो है पश्चिम से पूर्व आपको दिखाई दे रही हैं, या पृथ्वी पे जो रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, ये सारी रेखाएं। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन है, ये 0 डिग्री है, तो एक एक अंश पे आप कितना कोण बना सकते हैं? तो ऊपर 90 बना लेंगे, नीचे 90 बना लेंगे, बना लेंगे ना? टोटल कितना हो गया? 180। तो पृथ्वी पे टोटल जो है एक एक अंश के ड्यूरेशन से कितने अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं? 180 अंश। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए कोण ही 180 होगा, इसके अलावा 181, 182, 189 कोण नहीं बनेगा रेखा पे। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आप जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से जितने अक्षांश ऊपर जाएंगे ये कहलाएंगे क्या? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और इसके नीचे जो होगा वो कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, टोटल उत्तर में 90, दक्षिण में 90 अक्षांश हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ अक्षांश की और विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी। तो आपसे पूछा जाए पृथ्वी कुल कितने अक्षांश खींचे गए, तो 180 अक्षांश खींचे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है 23.5 अंश, है ना? उत्तर में 23.5 अंश है, एक दक्षिण में 23.5 अंश है, एक 66.5 अंश भी है, 66.5। तो 23.5 का क्या इंपॉर्टेंस है? 23.5, ये 66.5 अंश, ये भी 66.5 अंश हमने बना दिया है। ठीक, तो ये 23.5 इसको जिसको आप लोग कहते हो, क्या बोलते हो? कर्क वृत्त। नीचे वाले को मकर वृत्त। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए 23.5 अंश मकर रेखा वृत्त, या 23.5 उत्तर में रहेगा कर, 66.5 को आर्कटिक कहेंगे, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होगा, नीचे यहाँ पे 66.5 को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हो गई? एक विषुवत रेखा हो गई, एक कर्क वृत्त हो गया, एक अंटार्कटिक वृत्त हो गया, एक उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे दक्षिण में आएंगे तो आप मकर रेखा हो गई, और अंटार्कटिक वृत्त, ये आर्कटिक है, नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और ये दक्षिणी गोलार्ध है ही, सॉरी दक्षिणी ध्रुव, गोलार्ध नहीं, इसको ध्रुव हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, 23.5 क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम लोग आपसे बात करेंगे बाद में अगले वीडियो में कि पृथ्वी चूंकि अपने एक्सिस पे कितने अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसे झुकी, 23.5 अंश क्या होता है हम लोग बताएंगे जब अभी आपको अगले वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वी की गति, उसमें आप देखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इन अक्षांश रेखाओं को आप गौर से देखिए तो क्या ये अक्षांश रेखाएं जब विषुवत रेखा से, इनकी हम जब विशेषता पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाओं की विशेषता पढ़ेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं। देखिए ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं जा रही हैं तो इनकी साइज छोटी हो जा रही है, लंबाई क्या हो रही है, छोटी। नीचे भी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई छोटी हो जा रही है ना। लेकिन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान है। दो कंसेक्यूटिव अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, समान है। और दूसरा ये पैरेलल है। क्या है, देखिए सब पैरेलल दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मैप यहाँ नहीं क्लियर बना हुआ है, लेकिन ये सब क्या है, सब पैरेलल हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा समान है, लेकिन इनका आकार जब आप चाहे उत्तर में जाएंगे चाहे दक्षिण में जाएंगे तो घटती जाती है। अब ध्रुव पे पहुंचते ही शून्य हो जाती है। यहाँ पे बात समझ में आई। ठीक है, तो इतने निष्कर्ष से हमें अक्षांश रेखाओं की क्या क्या विशेषता मिली, इस विशेषता को हम लोग छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकालिए, अब आप लिखिए अक्षांश क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो अक्षांश परिभाषा क्या है, पृथ्वी पे या ग्लोब पे खींची गई पश्चिम से पूर्व काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। पहली विशेषता हुई काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व खींची गई है पृथ्वी पे। ठीक है, दूसरी विशेषता आप क्या लिखेंगे, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये कम होती जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई विषुवत वृत्त से जब ध्रुव की तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी, अर्थात अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, बराबर नहीं होती। रेखा या इसको आप वृत्त भी कह सकते हैं कि लंबाई समान नहीं होती। तीसरी इसकी विशेषता क्या है भाई, देखिए दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है ना, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखा होती है। ठीक है ना। अब इसमें से प्रमुख अक्षांश कौन कौन से हैं, अब इसको देख लीजिएगा। एक विषुवत रेखा है या विषुवत वृत्त है, तो विषुवत वृत्त क्या कहलाएगा, वो रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम क्या कहेंगे, विषुवत वृत्त। कर्क रेखा देखिए वहां पर बनी है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 अंश क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है। इसका मतलब क्या है अभी हम आपको समझाएंगे। इसके बाद फिर अगला टॉपिक है आर्कटिक वृत्त, 66.5 अंश। तो 66.5, अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि पृथ्वी की जब आप मोशन गति पढ़ेंगे अभी आप देखिए, ये पृथ्वी का ये एक्सिस है। एक्सिस का मतलब वो होता है ऐसी रेखा जो किसी को दो बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, तो पृथ्वी आप देखेंगे अपने अक्ष पे घूमती है, एक्सिस पे घूमती है यूं, प्लस ऑर्बिट पे भी घूमती है ना। तो एक्सिस पे घूमने का क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि ये देखो, अगर ये जैसे बोतल है पानी का, मान लीजिए देखो ये ऐसे घूम रहा है मान लीजिए, तो इसमें कोई झुकाव नहीं, अपने एक्सिस पे बिल्कुल 90 डिग्री है। लेकिन अगर ये यूं करके घूमने लगे, ये देखो ऐसे ऐसे, तो इसमें एंगल जो बना वो 23.5 अंश का बन गया। यही कहा जाता है पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी है। तो देखिए जो एक्सिस की जो लाइन है बीच से ना होके यूं गुजर रही है, देखो ये ठीक है, और ये रेखा बन गई। तो ये जो एंगल बना ये होता है 23.5 अंश का। इसी कहा जाता है पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है, 23.5 अंश। ठीक है, और जो ये वाला एंगल बन गया बीच वाला बचा, ये 66.5 अंश होता है उसके बाद। ठीक है, इसीलिए जो है ये दोनों रेखाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आर्कटिक वृत्त होगा, चाहे कर्क रेखा होगी, चाहे विषुवत रेखा होगी, चाहे मकर रेखा होगी, चाहे अंटार्कटिक वृत्त होगा। इसको अभी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये
अक्षांश रेखाएं की कुछ विशेषताएं हुई, जैसे अक्षांश रेखा समानांतर होती है, ठीक है ना। कर्क रेखा आप समझ गए होंगे, कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। मकर रेखा जो है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त क्या है? आर्कटिक वृत्त ऊपर वाला 66.5 अंश उत्तर को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, और अंटार्कटिक वृत्त किसको कहते हैं? 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव 90 अंश को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 90 अंश, ठीक है। अब एक प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि दो लगातार अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होगी, ठीक है। मान लीजिए ये 0 डिग्री है और एक 1 डिग्री है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी है 111.13 किलोमीटर, ठीक है। दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर, ठीक। और इसके मध्य एक क्षेत्र बनेगा, क्षेत्र ना, इससे हम लोग जोन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जोन बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप ये समझ में आया होगा आपको कि किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमको पृथ्वी को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व सबसे पहले हमने रेखाएं खींची, इन्हीं रेखाओं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। लेकिन अभी इससे जो है, क्या आपको पृथ्वी के किसी स्थान को दिखाने में मदद मिलेगी? अभी सिर्फ अक्षांश रेखा से नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा हल्का से मिटा देता हूँ। देखिए अभी 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। तो फिर किसकी आवश्यकता पड़ जाएगी आपको? देशांतर की। तो देशांतर क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे। 1 मिनट रुकिए। देखिए अब आपने देखा कि ये ग्लोब था, ग्लोब पे हमें स्थान के निर्धारण को करना था, इसलिए हमने एक बीच में रेखा मारी, ये 0 डिग्री थी। एक ऊपर हमने रेखा मारी, ये सब अक्षांश रेखाएं हो गई ना, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब खींची जा रही हैं, ठीक है ना, इंग्लिश। और अब मान लीजिए हमने कहा कि ये 20 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। कोई स्थान हमने बताया कि वो 20 डिग्री उत्तरी पे स्थित है, उत्तरी है, अभी आपको बताया गया होगा कि उत्तरी अक्षांश पे कोई स्थान निश्चित स्थित है। अब देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमते रहो, कोई एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा 20 डिग्री है ना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया? एक कहा गया कि आप वर्टिकल रेखा भी खींचिए। देखो यूँ एक वर्टिकल रेखा खींच दी गई, ये उत्तर से दक्षिण जो मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये रेखा है जो उत्तर से दक्षिण रेखा मिला रही है, इसको हम लोग कहेंगे देशांतर। तो देशांतर भी ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण ग्लोब पर, पृथ्वी पर खींची जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक समस्या देखिए क्या आएगी कि किसको हम 0 डिग्री माने, है ना। यहाँ तो आपने देखा था कि एक रेखा हॉरिजॉन्टल रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांट रही थी उसको हमने 0 मान लिया। लेकिन यहाँ पे किसको माने? अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस रेखा को हम मान लेते हैं, तो ये भी तो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट रही है, इस साइड इस साइड। इसको मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा, ये भी 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो अक्षांश वृत्त जो होता है भी वृत्त में ही होगा, उसके उधर ही साइड होगा। हर अक्षांश वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ तो समस्या खड़ी हो गई कि 0 डिग्री किसको माना जाए। तो आपके अनुसार किसको माना जाए भाई? किसको माना गया है? माना तो गया ही है, आप देखिए माना गया है ना। तो जो है आप कहते होंगे जो लंदन की ग्रीनविच है ना, तो देखिए लंदन की ग्रीनविच को 0 डिग्री क्यों मान लिया गया? क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, हर जगह उनकी सत्ता थी, हर जगह उनकी पावर थी। उन्होंने कहा कि जो रेखा हमारे देश से गुजरे उसी को आप 0 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। तो ग्रीनविच जहाँ पे ब्रिटिश वेधशाला है, वहाँ से गुजरने वाली इस वर्टिकल रेखा को हम लोग क्या मान लिए? 0 डिग्री मान लिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम बनाते हैं। देखिए ये पृथ्वी का ग्लोब हो गया, ये इसको हमने 0 मान लिया, ये हो गया 0, या ऐसे कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, इंग्लिश हिंदी में प्रधान
मध्य रेखा या यमोत्तर रेखा कहते हैं, या ऐसी क्या बोलते हैं आप लोग, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये रेखा ब्रिटिश वेधशाला से गुजरती है। इस रेखा के देखिए इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। जितना भी जाएगा इधर पूर्वी, इधर वाले हिस्से को क्या कहोगे, पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर, इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर। ठीक है ना। अब यहां पर भी क्या होगा, एक एक अंश के कोण से हम लोग कोण खींच सकते हैं। एक एक अंश, यहां पर भी कोण ही एक एक अंश खींचा गया, तो देखिए यहां पर भी रेखाएं जो है ये ऐसे ऐसे खींची चली गई एक एक अंश पे। ये आपको चूंकि छोटी रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जब खींचेंगे, ये देखो यहाँ से ये खींच रही हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। इधर की सारी रेखाएं क्या हो गई, पूर्वी देशांतर, इधर की रेखाएं हो गई पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब देखिए एक सर्किल है, क्या है ये, सर्किल हुआ कि नहीं हुआ। और सर्किल पे पूरा कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा, है ना। इसीलिए पूरब में 180 रेखा खींची जा सकती है जो पूर्वी देशांतर का होगा, और पश्चिम में भी 180 रेखा आप अंश खींच सकते हैं एक एक अंतराल पर। टोटल कितना हो गया, 360। तो कुल देशांतर कितनी हो जाएंगी बताइए, 360। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 0 डिग्री हो गया। इसके पीछे जाएगा, अभी हम लोग जब समय और उसका निर्धारण करेंगे तो आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो इसकी जो पीछे रेखा होगी वो, मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्लोब बनाया है, देखो ये हूँ, तो ये अगर 0 डिग्री है तो इसके पीछे वाली 180 अंश हो गई। ठीक है, तो यहाँ का पूर्वी हो गया इतना, इधर का हो गया कितना, पश्चिमी। 180 अंश पूर्वी देशांतर और ये वाले पूर्वी देशांतर, और ये वाला हो गया पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 180, इधर 180 अंश, टोटल हो जाएगा 360 अंश। ठीक है ना, तो 360 आप रेखाएं खींच सकते हो, देशांतर कुल 360 हो जाएंगे। ठीक है, किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन रेखाओं को आप गौर से देखिए, तो देखिए हर देशांतर रेखा की लंबाई देखिए समान दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आप देख रहे थे कि अक्षांश रेखाएं जो है 0 डिग्री से जब ऊपर जा रही थी तो इनकी लंबाई कम होती जा रही है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनकी देखिए अक्षांश मान लीजिए, देखो ये हमने एक अक्षांश खींचा, ये तो विषुवत रेखा पे तो सबसे बड़ा, उसके बाद जैसे जैसे आप छोड़ जा रहे हो उसकी लंबाई तो कम हो रही है, लेकिन इनके बीच की दूरी बराबर होती है। लेकिन देशांतर में क्या हो रहा है, इनकी लंबाई देखो समान है, लेकिन इनके बीच की दूरी जो है फैल रही है। तो बीच की दूरी विषुवत रेखा पे मैक्सिमम होगी, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है, ध्रुव पे बिल्कुल सिमट कर समाप्त हो जाती है। ध्रुव पर बिल्कुल सिमट कर क्या हो गई, समाप्त हो गई। बात समझ में आई। तो आप ये कह सकते हो कि अब आपके सामने आएगा अगला प्रश्न कि देशांतर क्या है। तो देशांतर, इतना पढ़ाने के बाद आपको कुछ समझ में आया होगा कि देशांतर पृथ्वी पे उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहली विशेषता यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसका पहली विशेषता में आप लिखेंगे देशांतर पृथ्वी पे खींची गई उत्तर से दक्षिण काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरी विशेषता आप ये लिखोगे देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है। तीसरी विशेषता आप क्या लिखेंगे, इनके मध्य दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बराबर है क्या, नहीं। ठीक है ना। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी समान नहीं होती है, विषुवत रेखा पे अधिकतम होती है और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। ठीक है। चौथी विशेषता आप लिखेंगे कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई,
360, 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी। मतलब जो 0 डिग्री के पूरब है पूर्वी देशांतर, जो 0 डिग्री के पश्चिम है वो पश्चिमी देशांतर हो गई। ठीक है ना। तो ये कुछ देशांतर रेखाओं की विशेषता हो गई। ठीक है। अब देखिए अक्षांश और देशांतर जब आपको पता चल गया, ठीक है, तो इससे पृथ्वी पे किसी स्थान को दिखाने में कितनी मदद मिलती है इसको आप समझ सकते हैं। जैसे अब आपसे कहा जाता है कि भारत की स्थिति को बताइए, किसी व्यक्ति को भारत की स्थिति का ज्ञान नहीं है तो आपको अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ग्लोब को लेकर अब भारत की स्थिति को आप दिखा सकते हैं, है ना। तो जैसे आप जानते होंगे भारत का विस्तार कहाँ पे है, बहुत पूछा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो ये 0 से उधर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया को बनाएं, मान लीजिए इंडिया को बना रहे हैं, आप लोगों को भारत जैसा कुछ दिख रहा होगा अगर, ठीक है ना। तो ये अगर इंडिया है तो आप कहते हैं ना भारत का निचला हिस्सा कहाँ शुरू होता है, नीचे वाला हिस्सा इंडिया का जो है ये 8°4', उत्तरी अक्षांश 8°4'। देखो ये 0 डिग्री है ना, तो हमको इसको उत्तर ही दिखाना है ना, उत्तरी अक्षांश से उत्तर में कितना, ऊपर तक जम्मू कश्मीर तक का जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा तक का विस्तार आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है। तो 8°4' से जो आप दिखाते हो 37°6' तक, कहाँ तक है जम्मू कश्मीर, 37°6', उत्तरी अक्षांश। ठीक है। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया किसका, भारत का। अब देखिए भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ इसी अक्षांश से भारत की लोकेशन की ज्ञान तो नहीं प्राप्त हो जाएगा ना, तो फिर आपको देशांतर की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर देखिए जो गुजरात वाला हिस्सा है ये यहाँ से लेकर अरुणाचल वाले हिस्से तक आपको दिखाना होगा। तो ये जो गुजरात से लेकर अरुणाचल वाला हिस्सा, ये रेखाएं जो होंगी वो देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 68 से लेकर 97, 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है ना। 90 यहाँ से लेकर 98 से लेकर 97 तक का विस्तार है। इसीलिए कहते हैं ना कि भारत के अभी देखेंगे कि पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच का समय का अंतर, जो हम लोग समय और देशांतर और समय पर अगला टॉपिक जो होगा हमारा जो हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है समय का, समय और देशांतर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे तो, क्योंकि इनके दोनों बीच में लगभग देखिए 30 देशांतर का डिफरेंस आ रहा है ना। तो अक्षांश देशांतर को आप पढ़ने के बाद किसी देश की लोकेशन को आप बता सकते हैं अब, ठीक है ना। तो लेकिन अब चूंकि ये देश है, बड़ा देश है, तो यहाँ पर हमें एक क्षेत्र बताना पड़ा, ये यहाँ से लेकर पूर्वी देशांतर से इतने पूर्वी देशांतर के मध्य, और अक्षांश के इतने से लेकर इतने के बीच में हुआ, तो ये भारत हुआ। अगर मान लीजिए हम इसको कलर कर दिए और उसको हम दिखा देंगे कि गोलोक पर आपका इंडिया यहीं पे स्थित है, वो आदमी समझ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से किसी स्थान, अभी जैसे हमने कहा था वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है, ठीक है ना। तो किसी देश को, जैसे आप एटलस अपना खोलिएगा तो पीछे उसमें एटलस में हर शहरों का अक्षांश और देशांतर लिखा होगा कि ये शहर जो है किस अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, तो आप उसको बताना है। तो वाशिंगटन डीसी जाहिर सी बात है कि कहाँ का शहर है, अमेरिका का शहर है। तो आप देखेंगे ये देशांतर की जब आप बात करेंगे तो ये आपको पश्चिमी देशांतर पर दिखाई देगा वाशिंगटन डीसी, और अक्षांश की बात करेंगे तो ये लगभग 30 के आसपास आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इस लोकेशन से आप बता सकते हैं कि यहीं पे है वाशिंगटन डीसी। अब आप प्रयागराज से किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि इस अक्षांश, इस देशांतर पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। तो आपको ये समझ में आया होगा इस वीडियो से कि अक्षांश देशांतर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी मित्रों। तो अक्षांश देशांतर की आवश्यकता किसी स्थान को बताने के लिए हम लोग
पृथ्वी पे किसी स्थान को दिखाने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचते हैं। ये इन रेखाओं की विशेषता मैंने आपको पढ़ाया, अक्षांश और देशांतर कि अक्षांश की क्या विशेषताएं होती हैं, देशांतर की क्या विशेषताएं होती हैं। आप लोग काम करिएगा, वीडियो को चाहे पॉज करके एक नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोब क्या है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ठीक है, विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, ठीक है, मकर रेखा क्या है, आर्कटिक वृत्त क्या है, अंटार्कटिक वृत्त क्या है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समय का निर्धारण, देशांतर और समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। बहुत इजी टॉपिक है, इसको अभी अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पृथ्वी की गति पढ़ेंगे। उसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी जो 23.5 अंश अपने अक्षांश एक्सिस पे झुकी है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आता है इसको अपने मित्रों में लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना कमेंट्स बताइए कि इसमें कैसा आपको लगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपसे।